Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और पिछले में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डैनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब कोई भी इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन आयन की होगी 1 मोल पर लीटर और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, तो अब उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं हम? 1 मोलर कंसेंट्रेशन होगी हर एक आयन की सॉल्यूशन के अंदर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा हर गैस का और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। अब क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर? क्या है जैसे कि एब्सोल्यूट ई नोट वैल्यू है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बार इक्विलिब्रियम में आ जाती है कोई भी रिएक्शन, तो उसके इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। हमें पता है इक्विलिब्रियम में आने के बाद कोई भी चार्ज की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो हाफ सेल होगी जो कनेक्ट नहीं हो सकती दूसरे हाफ सेल के साथ। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी हाफ सेल को दूसरी हाफ सेल से कनेक्ट कर देते हैं। उनका एक फिक्स्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हमें पता होता है। जैसे ये जिंक रोड है, उसको हम कैलमियोल रोड से कनेक्ट कर देंगे। कैलमियोल रोड का एक फिक्स्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसकी हेल्प से हम जिंक रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पता लगा सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रोड को जो कोई भी इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए यूज की है, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे। इट इज द वन विच हैज एक्यूरेटली नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इसका एक एक्यूरेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 298 डिग्री केल्विन पे, और इसको हम दूसरे किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, और एक कैलमियोल इलेक्ट्रोड है, इसका भी फिक्स्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इन दोनों को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके। हमने यहाँ पे एक बीकर में लिया है जिंक रोड, जिसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाला है, और दूसरे बीकर में ली है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डाली है। यहाँ पे साल्ट ब्रिज कनेक्ट किया है हमने, और ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया। हमें पता है जिंक रोड है एनोड की तरह एक्ट करती है, और जो हाइड्रोजन रोड है वो कैथोड की तरह एक्ट करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे जिंक रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। अब आगे इसमें एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? जिंक रोड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यहाँ पे रिडक्शन होगी। अब हमें इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, इसका ई नोट वैल्यू है जो 0 होगी, H2 बाय में H2 पॉजिटिव। और जिंक रोड का हम इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। जो जिंक रोड है वो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन का, वो कनेक्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। जो वोल्ट मीटर है वो शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस है जो 0.76 वोल्ट है। हमने वोल्ट मीटर लगाया था तो उसने करंट को मापा, तो उसमें 0.76 वोल्ट आया है उसका करंट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जो जिंक इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। अब इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? प्लेटिनम H2 1 एटम, इसका प्रेशर है बाय में H पॉजिटिव। जो HCl लिया था 1 मोलर कंसेंट्रेशन के, ये वो है। यहाँ पे साल्ट ब्रिज कनेक्ट किया, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बाय में Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर थे, और Zn। अब ई नोट है, जो ई नोट वैल्यू पता है हमें 0.76 वोल्ट है, ये जिंक के लिए है ये वैल्यू। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी बात की का भी कैसे पता लग सकते हैं? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस एनोड। जो ई नोट कैथोड पे क्या कनेक्ट किया था हमने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका ई नोट वैल्यू थी जो 0 थी। हमने पहले ही बोला था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। जो ई नोट वैल्यू जिंक Zn2 पॉजिटिव और Zn की होगी 0.76 होगी, तो
ई नोट वैल्यू जेड एन टू पॉजिटिव बाय जेड एन की क्या होगी, -0.76 वोल्ट। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -0.76 वोल्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अरेंजमेंट है वेरियस एलिमेंट की, इनकी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो अरेंज है कई एलिमेंट्स का एक टेबल के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ये जो टेबल दी गई है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। जो फ्लोरीन है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वैल्यू 2.87 होती है ई नोट वैल्यू। इसी तरह हर एक एलिमेंट की है जो अरेंज्ड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और लिथियम है जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वैल्यू है -3.05। तो ये एक सीरीज है हर एक एलिमेंट की दी गई है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। अब एप्लीकेशंस क्या होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। फर्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पूरी सीरीज देखी, उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज्ड है, मतलब एलिमेंट होंगे जो टॉप पे उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होगी रिड्यूस्ड की, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिड्यूस्ड हो सकते हैं एलिमेंट उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और जो ऑक्सीडाइज्ड होंगे उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो सब्सटेंस जो बॉटम पे होंगे टेबल के अंदर उसको हम, उसकी टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की और वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं इसको हम। फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी हेल्प से हम ईएमएफ का भी पता लगा सकते हैं। ईएमएफ क्या होता है हमें पता ही है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं ईएमएफ क्या है किसी भी सेल का। प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। जो ईएमएफ होगा पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन होगी फिजिबल होगी, और जब ईएमएफ नेगेटिव होगा तो रिएक्शन होगी नॉट फिजिबल। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होगा, जब स्पीसीज जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उस वो रिएक्शन होगी फिजिबल होगी। इसका मतलब क्या है, जो कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी वो फिजिबल है, और जो कोई भी स्पीसीज लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को वो नॉट फिजिबल है। लूज मतलब ऑक्सीडेशन होगा जिस रिएक्शन में जिस भी सब्सटेंस का वो नॉट फिजिबल, और जो जिसका रिडक्शन होगा वो फिजिबल। अब आगे क्या है, प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। इसको कोई भी मेटल है किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकाल रहा है या नहीं एसिड में से, तो उसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो जिसका ई नोट वैल्यू है जो नेगेटिव होगी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव वैल्यू होगी, वही मेटल्स हैं हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन से। मतलब क्या ई नोट वैल्यू है नेगेटिव होनी चाहिए। हाइड्रोजन है उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है रिड्यूस्ड होने की, मतलब वो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी ग्रेटर टेंडेंसी है। और मेटल है वो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब वो ऑक्सीडाइज, मेटल तो ऑक्सीडाइज्ड होगा, मेटल ऑक्सीडाइज्ड होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होगा किसी भी रिएक्शन में। तो उस रिएक्शन में ई नोट वैल्यू है जो नेगेटिव होगी। उन मेटल को जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उनको हम एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। इसमें ये रिएक्शन होगी, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब ई नोट वैल्यू है वो ज्यादा होगी 0 से, तो मतलब क्या है किसी भी सेल रिएक्शन की पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है मोस्ट स्टेबल होगी हाइड्रोजन गैस की स्टेबल की फॉर्म से ज्यादा। और जब ई नोट वैल्यू है 0 से छोटी होगी तो इसकी नेगेटिव ई नोट वैल्यू होगी, तो मतलब क्या है हाइड्रोजन गैस है मोस्ट, तो ई नोट वैल्यू होगी नेगेटिव होगी तो हाइड्रोजन गैस है वो मोस्ट स्टेबल होगी रिड्यूस्ड फॉर्म, उस स्पीसीज की रिड्यूस्ड फॉर्म से, तो ये इजीली हाइड्रोजन को निकाल सकती है। अब आगे इसमें क्या है, जो ये क्वेश्चन आता है, जो जिंक है वो इजीली लूज कर देता है अपने, मतलब हाइड्रोजन को किसी भी रिएक्शन में लूज कर सकता है, लेकिन कॉपर नहीं। जिंक क्यों कर सकता है, क्योंकि इसकी नोट वैल्यू है जो नेगेटिव है और कॉपर की नोट वैल्यू पॉजिटिव है, तो
ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता किसी भी रिएक्शन में। अब हम करेंगे वाई एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम। मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कुछ देर बाद अपना काम करना क्यों बंद कर देती है। हमने एक रिवर्सिबल सेल ले ली जिसकी जनरल टाइप क्या होगी, एम एन पॉजिटिव एम एन। मतलब इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, एम एन पॉजिटिव प्लस में एन इलेक्ट्रॉन, इसने एन इलेक्ट्रॉन लिए और मेटल बना दी। इसकी ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन स्टेट होगी, गेन कर रही है ये इलेक्ट्रॉन को। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगी, नर्नेस्ट ने एक इक्वेशन दी थी ई नोट, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम कल करेंगे इसके पूरा डेरिवेशन। तो उसने दिया था ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस आर टी एन एफ एल एन रिड्यूस्ड स्टेट वाई में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें क्या है, जो रिड्यूस स्टेट होगी किसी भी इलेक्ट्रोड की मेटल की, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, यूनिटी होगी। एक्टिविटी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डेनियल सेल ले ली हमने कोई भी, जेडन इसमें साल्ट ब्रिज कनेक्ट किया था, जेडन बाय जेडन 2 पॉजिटिव थी, सीयू 2 पॉजिटिव बाय में सीयू थी, इसमें सेल रिएक्शन हो रही थी। हमें पता है ई नोट वैल्यू है वो कंसंट्रेशन होगी पॉजिटिव आयन की, उसके प्रोपोर्शनल होगी। जो ई नोट एनोड है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमें पता है इस बात का, तो वो लेस देन ई नोट कैथोड रिडक्शन हाफ सेल, जो कैथोड से कम होगा ई नोट एनोड। कोई भी रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी रिडॉक्स रिएक्शन, जो पॉजिटिव आयन बनेंगे उसके अंदर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगी उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन प्रोग्रेस होगी तो पॉजिटिव आयन बनेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर। तो ये रिमूव कर दिए जाएंगे रिडक्शन हाफ सेल के द्वारा। जो पॉजिटिव आयंस है बनेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे, वो रिडक्शन हाफ सेल से रिमूव कर दिए जाएंगे। मतलब क्या है, ई नोट एनोड का ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और कैथोड का डिक्रीज होता जाएगा। तो कुछ देर के बाद ई नोट वैल्यू है दोनों की, कैथोड और एनोड की इक्वल हो जाएगी, राइट माइनस लेफ्ट है जो 0 के इक्वल हो जाएगी, तो ई नोट सेल 0 होगी। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा एनोड से कैथोड की तरफ आउटर सर्किट के अंदर, तो सेल स्टॉप कर जाएगी काम करना। अब आगे है एक्टिविटी कोफिशिएंट। जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी आयंस की और इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, गामा है जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है। ए है जो गामा इंटू में एम होती है, गामा है जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है। ए है जो एक्चुअल इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एम है जो एक्चुअल कंसंट्रेशन। कोई भी रियल सॉल्यूशन के लिए जो ए है वो छोटा होता है, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो छोटा होता है एक्चुअल कंसंट्रेशन से। तो गामा की वैल्यू क्या है, यूनिटी से कम होगी। जो एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो हमेशा यूनिटी से कम होगा। इसके पीछे क्या रीजन है, जैसे ये हमने कैटायंस और आयंस का पेयर लिया है, आयनिक पेयर लिया है ये, इसमें क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस वो है, जो इफेक्टिव नंबर है कैटायन एनायन के वो कम होंगे जो ये पेयर बना सकते हैं उनसे ज्यादा, क्योंकि जो आयंस की टेंडेंसी है ज्यादा है पेयर बनाने की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो क्या होगा, इसमें एनायन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन एनायन कैटायन की कम हो जाएगी जो जितने वो पेयर बना रहे हैं उनसे। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम होने के कारण इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन से कम होगी, जिसकी वजह से गामा है वो यूनिटी से कम होगा। सेकंड क्या है, जो वैल्यू होगी गामा की वो डिक्रीज होगी डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का तो वो गामा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो क्या कर जाएगी, 0-1 पे अप्रोच कर जाएगी। तो मतलब क्या है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन इक्वल होगी एक्चुअल कंसंट्रेशन के। ये क्या होगी, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस ए माइनस। अब मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, हमें पता है, हम किसी भी जैसे कोई भी आयंस है इसके अंदर, हमने आयंस लिए थे सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें कैटायंस भी प्रेजेंट होंगे और एनायंस भी प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब हम अलग अलग आयंस का एक्टिविटी कोफिशिएंट तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हमने मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट टर्म का यूज किया है, या फिर मीन आयनिक एक्टिविटी का। एक्टिविटी कोफिशिएंट या मीन आयनिक कोफिशिएंट यूनिवैलेंट आयन के लिए हमें पता है ए इक्वल टू ए प्लस माइनस।
अब ये इसको हम ए प्लस माइनस स्केयर भी लिख सकते हैं। अब मीन आयनिक एक्टिविटी क्या है, ए प्लस माइनस है, इसको हम अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट भी लगा सकते हैं, ये यहाँ से 2 हटा के, तो फिर क्या होगा ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस। अब हम मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या था, गामा था। गामा प्लस माइनस को हम गामा प्लस गामा माइनस भी लग सकते हैं अंडर रूट के अंदर। अब ए की वैल्यू क्या थी, ए इक्वल था गामा एम के, तो ए प्लस क्या होगा, गामा प्लस गामा एम प्लस ए माइनस क्या होगा, गामा माइनस एम माइनस। तो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू हम ए अंडर रूट के अंदर यहाँ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए प्लस गामा माइनस इंटू में गामा माइनस एम माइनस। अब यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl KNO3 यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए M प्लस इक्वल है होता है M माइनस के और M के। इसी तरह गामा प्लस गामा माइनस इक्वल होते हैं। तो फिर ए अंडर रूट क्या होगा, M स्केयर गामा स्केयर प्लस माइनस। इसी तरह ए इक्वल टू M स्केयर गामा स्केयर प्लस माइनस। ये है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। Thank you so much friends. Please like and subscribe my channel.